हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्न एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। आज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज यानी सेंस और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने वर्ब में यानी फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या प्रेजेंट और पास्ट ये दोनों टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम किसकी स्टडी करेंगे? फ्यूचर की, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज मेरे दोस्तों फ्यूचर की स्टडी करेंगे और इन सभी की जो मैंने लेक्चर बना दिए हैं इनको मैंने किस टाइप से बनाए हैं? हिंदी में, यानी ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश में। किससे? एंग्लो हिंदी से। ठीक है, ताकि हर एक लोकल बच्चा, गांव का दूर से दूर स्टूडेंट यानी रोमेटिक एरिया में रह रहा जो बच्चा, उनके लिए भी ये काफी यूजफुल है हर एक एग्जाम के लिए। तो चलते हैं लेक्चर में। इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस एक इंपॉर्टेंट यानी एसेंशियल पार्ट है हमारे इंग्लिश के, टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हमारा मोड है, जैसे हमारा मैकेनिज्म है, जैसे हमारी सिमेट्रिक है टू एक्सप्लेन एनीथिंग। फर्स्ट सेंटेंस, लुक एट इट। वह लिखेगा, वह लिखेंगे, वे लिखेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये। इसमें क्या बोध हो रहा है आप लोगों को? इसमें हमको क्या बोध हो रहा है कि भविष्य में कोई कार्य सामान्य रूप से होगा, यानी सामान्य रूप से होगा। किसकी सेंस आ रही है हमारे पास? फ्यूचर की, यानी वो कभी हुआ ही नहीं है, होगा। तो जो ये तीन सेंटेंस है उसमें क्या है सेंस हमारी? सामान्य भविष्यता यानी सामान्य भविष्य यानी फ्यूचर। पहचानने के लिए क्या इंट होगी इसकी हमारी हिंदी में जब हम इन सेंटेंसों का प्रयोग करेंगे? और आप लोग अपने दिमाग में रखोगे कि भाई ये तो फ्यूचर में है। क्या होगा? कर्ता प्लस में धातु प्लस में गा गी गे, यानी एंगा, एगा, एंगी, एंगा, लिखेंगा, लिखेंगी, एंगी, एंगी, एंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फार्मूला क्या पुट करेंगे जब हम इस टाइप के एगे आगे में आएगा? तो सिंपल सी बात है भाई, सब्जेक्ट प्लस में विल और सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फार्मूला अपने दिमाग में याद रखना है और पुट करना है। अब आ जाओ इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन सभी सेंटेंस की। पहला सेंटेंस, वह यानी ही सी, लिखेगा या लिखेगी यानी ही सी, लिखेगा लड़का होगा ही, लड़की होगी तो सी। तो ही विल राइट, सी विल राइट, दे विल राइट और आई शैल प्ले। तो दोस्तों देखने में तो एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लगी हमको कि भाई इजी है, हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जो ये चार सेंटेंस मैंने लिखे हैं और जो ये विल शैल लगाया है, इसकी एक तगड़ी एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको बताऊंगा कि जो आप लोगों को एक नई डायरेक्शन देगा कि भाई विल शैल ऐसे भी लगा सकते हैं। आप लोगों को एक एसेंशियल बात बताता हूं कि जो कॉमन चीज है हमारी यहां पर देखो वर्ब में, ना तो इसके पीछे क्या है एस ना ई एस। सिंपल, मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया है आप लोगों को वर्ब का जो मूल रूप क्या है वर्ब का? वर्ब का मूल रूप होता है प्लूरल। जो सिंगुलर वर्ब होती है ना उनके पीछे एस या ई एस लगाया जाता है, लेकिन प्लूरल वर्ब जैसे आप बुकों में याद करते हो ऐसे की ऐसे आप लोगों को याद रखनी है।
जब कभी भी, देखो ध्यान से, एस नहीं है, विल और सेल का प्रयोग करोगे किसी भी सेंटेंस में तो वर्ब का मूल रूप ही लगेगा, यानी रियल टू रियल, रियल ही रहेगी वर्ब, जो उसकी फॉर्म है ना वर्ब की रियल फॉर्म रहेगी, तो वर्ब की वो रियल फॉर्म रहेगी भाई। ये चीज हमने कहां स्टडी की थी? डू, डज और डिड में, इन तीनों में किया था कि भाई जो वर्ब का मूल रूप है, यानी रियल फॉर्म है, वो एज इट इज इनमें रही थी, यानी डू, डज और डिड में रही थी। लेकिन अब मैं एक और इसमें एडिशन कर रहा हूं, क्या? विल और सेल में भी सेम टू सेम रहेगी भाई। ये कॉमन एरर है, क्योंकि कॉमन एरर के बाद यहां पर एस लगा देंगे, फिर एस लगा देंगे, कोई टीचर तुमको बताए नहीं कभी कि भैया एस या एस लगेगा। यहां ओपन लाइन एकेडमी गारंटी ले रही है आपकी हर एक एग्जाम की, मैथ से लेकर हर एक की, कि भाई यहां हर एक ईच एंड एवरीथिंग मगअप नहीं करवाई जाएगी, आपको रट्टा नहीं मरवाएंगे, हम आपको समझाएंगे, चीजों को समझाने के लिए हम हर एक चीज समझाएंगे इंग्लिश की। तो विल और सेल का इस्तेमाल केवल रियल फॉर्म में होगा वर्ब का, जब विल सेल का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में करोगे, यानी डू, डज और डिड में विल सेल भी ऐड हो गया भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक और चीज हमें नोटिस में आई भाई, इसकी क्या नोटिस में आई कि भाई ही विल, शी विल और भाई दे विल। तुमने इससे पहले तो क्या किया था कि भाई हैव का प्रयोग भाई किसके लिए? प्लूरल के लिए। हैज का प्रयोग किसके लिए? सिंगुलर के लिए। इज का प्रयोग किसके लिए? सिंगुलर के लिए। आर का प्रयोग किसके लिए? प्लूरल के लिए। लेकिन सर इसमें तो भाई क्या है कि सिंपली भाई विल का इस्तेमाल हो रहा, सेल का भी इस्तेमाल हो रहा भाई, ये क्या है ना? ट्रेजेडी दिमाग में आई ना, गर्मी बनी दिमाग में, लेकिन नहीं बनी भाई। जो सोचने वाला बच्चा है ना उसके दिमाग में गर्मी बनेगी, खाने से गर्मी नहीं बनती कभी, सोचने से गर्मी बनती है भाई, सोचने से। तो भाई जैसे कि मैं बता रहा हूं ना, आपका विल का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेल का प्रयोग ना आप एक स्पेसिफिक कंडीशन में करोगे भाई। मैं आगे अपने आने वाले लेक्चरों में सेल का स्पेशल केस भी कराऊंगा आप लोगों को। सेल का इस्तेमाल हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है भाई, फर्स्ट पर्सन के। ऐसा नहीं है कि विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन सेल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी आई और वी के साथ किसका? सेल का प्रयोग कर सकते हो आप। इसके साथ साथ आप सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी आपके लोगों के सामने। क्या कंडीशन होगी? कि भाई उन्हीं ही सेंटेंसों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो जिन सेंटेंसों में, देखो मैं वर्डिंग क्या बोल रहा हूं, जिन सेंटेंसों में क्या? ऑर्डर, प्रोमिस, उसके बाद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है, हो गया भाई। उसके बाद ऑर्डर, प्रोमिसेस, डिटर्मिनेशन, इन सभी जैसे वाक्यों में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? सेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ एक और है, साथ साथ वार्निंग में भी लगा लो भाई। हाँ वार्निंग में भी, वार्निंग में, वार्निंग वाले सेंटेंसों में भी आप सेल का इस्तेमाल कर सकते हो भाई। ये चीज मैंने अपनी तरफ से बताई है आप लोगों को, ताकि आप विल के साथ कंफ्यूजन ना कर दो। ठीक है, तो विल तो आपका जो मॉडर्न ग्रामर है ना उसमें हर जगह यूज हो रहा है, आई के साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन ओवरऑल व्यू मैं आप लोगों को बता दिया है कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस तरह से हम बनाएंगे। अब आ जाओ इसका नेक्स्ट केस। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव केस होगा या इंटरोगेटिव केस होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट विल सेल प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो इंटरोगेटिव होता है विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट केस इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, ये मैं हर एक में मेंशन करता हूं, बी केयरफुल। और उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट यानी ही विल नोट इट, ही
आई विल नॉट ईट, ही विल नॉट ईट, विल आई ईट, विल ही ईट, विल आई नॉट ईट, विल ही नॉट ईट। WH फैमिली कौन से होते हैं WH फैमिली में? what, when, which, whose, whom, who, how, all are the stuff are WH family. WH family, why will I eat, why will I not eat? सिंपल फार्मूला है, इंटरोगेटिव में आगे बस ऐड कर देना WH फैमिली और आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ सारा का सारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और नेक्स्ट सेशन करते हैं हम क्या, वर्ड। तो मेरा सेकंड सेक्शन होता है इंग्लिश में, आप लोगों को हर तरह से प्रिपरेशन करवाना मेरी मोरल ड्यूटी है, यानी मेरी एक जिम्मेवारी है, मेरा एक लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। जो लोकल बच्चे हैं ना उनकी इंग्लिश को उठाना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आउट केस पढ़ रहे थे हम किसका, पेरिशियल वर्ब का। 19 और 20 आ गया भाई, किसी ने एक ना उतारा हो, लेकिन मेरी मोरल ड्यूटी बनते हैं निकलना, ढूंढ के निकालने इंपॉर्टेंट वर्ड। लुक आउट और मेक आउट, यानी सावधान रहना या कठिनाई से समझ पाना, किसी भी चीज को कठिनाई से समझ पाना। इसका मतलब यहां पर ये है, ये सेंस बना रहा है। व्हेन यू आर ऑन द रोड, जब आप सड़क पे हो ना, लुक आउट द व्हीकल्स, वाहनों को देखकर, जब आप रोड पे हो ना तो वाहनों को देखकर चले या देखकर अपनी सावधानी बरतें, ठीक है ना। इसका कहने की सेंस ये है, ठीक है ना। मेक आउट, आई कैन नॉट मेक आउट इज बैड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग यानी मैं उसके गंदे लेखन को समझ नहीं पाता या नहीं समझ नहीं सका। आई कैन नॉट मेक आउट इज ए बैड हैंड राइटिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो पेरिशियल वर्ब यही खत्म हुई। मैंने आप लोगों को 20 केस करवा दिया आउट के। 20 में से मैं कह रहा हूं 11 to 12 श्योर हूं कि आपके किसी ना किसी पैराज में या कॉम्प्रिहेंशन में पक्का आएंगे भाई। सीजीएल लेवल का हो या आईलेट्स को, कहीं कहीं का भी कोई एग्जाम हो, उधर आने ही आने हैं ये, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ओवरऑल व्यू अपनी वीडियो का यही खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट में किसके साथ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।